अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching To The Point with मंसूर अली खान। नाज़रीन, 2 रोज कबल दुनिया के एक ताकतवर तरीन मुल्क अमरीका के सदर बराक ओबामा 8 साल इक़्तिदार के बाद ओहदे से सुबकदोश हुआ है। 8 साल एक सुपर पावर के स्याह और सफेद का मालिक रहने के बावजूद उसकी और ना ही उसके किसी रिश्तेदार की कोई शुगर मिल लगी, कोई ऑफ शोर कंपनी बरामद हुई, कोई स्विस अकाउंट खुला, ना उसकी बेटी ने व्हाइट हाउस में बैठकर सोशल मीडिया सेल की कमान संभाले रखी, और ना ही उसकी बीवी ने लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के महंगे तरीन शॉपिंग सेंटर से खरीदारी की, बल्कि उसकी बीवी ने तो व्हाइट हाउस के बागीचों में सब्जियां उगाकर अपनी कौम को किफायतशारी का दर्स दिया। और जब वो रुखसत हुआ तो जिंदा है ओबामा, जिंदा है के नारे भी नहीं लगे। पाकिस्तान के सियासी खानदानों समेत उनका दम भरने वाले जियालों, जुनूनियों और मतवालों के जहन खोलने के लिए इस कहानी में कई खुले पैगामात हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए आज बात करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स कामरान अकमर और साबिक कप्तान सलमान बट हमारे साथ मौजूद होंगे। एक और अहम खबर मशहूर सियाहती मकाम मरी से। मरी में हमारे वजीर आजम साहब और उनके खानदान की तो सैकड़ों एकड़ अराजी मौजूद है। वो और दीगर मुख्तदर अफराद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने मरी के निजी दौरों पर तो आते जाते रहते हैं। अपने तफरीही दौरों के दौरान शरीफ ज़ादे काले शीशों वाली गाड़ियों में से बाहर सर्दी में ठिठुरते बच्चे तो ना देख सके, मगर एक एनजीओ ने मरी में 1500 से ज्यादा ऐसे बच्चे देख लिए हैं। रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इन दोनों इश्यूज पर बात होगी, मगर पहले बात हो जाए सहाफत के एक मुकद्दस पेशा है, इसीलिए तवक्को होती है कि सहाफती इदारों में काम करने वाले अफराद भी ये तकद्दुस बरकरार रखेंगे। कुछ दिन पहले इस तकद्दुस को धचका लगा जब सरकारी टीवी पीटीवी के एक आला ओहदेदार पर खातून एंकर तंजीला मजहर ने हरासा करने का इल्जाम लगाया। तंजीला मजहर को हरासा किया जाना ही एक वाकया नहीं। अक्टूबर 2016 में भी सरकारी टीवी चैनल के आला ओहदेदार को खवातीन एंकर्स को हरासा किए जाने के इल्जाम में वफाकी मुतसिब ने सजा सुनाई थी। इस मर्तबा भी तंजीला मजहर अकेली शिकायती नहीं, बल्कि दीगर एक और खातून एंकर भी ऐसी ही शिकायत लेकर सामने आई हैं। सहाफती इदारों में ऐसा फेल कैसे काबिल कबूल है और उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, आज तफसील से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीवी की एंकर तंजीला मजहर और पीटीवी की एक और एंकर यशफीन जमाल साहिबा। तंजीला, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप तशरीफ लेकर आए। जो टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अल्फाज का चुनाव, सवालात का चुनाव। आप जिस मेरे किसी सवाल पे आपको लगे कि उसका जवाब नहीं देना चाहिए, या आपका राइट है, आप कह सकती हैं कि मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये जरूरी है कि जिन साहब के बारे में आप बात करने जा रही हैं, मेरी उनसे आज 4:30 बजे बात हुई थी और उनका वर्जन भी हमारे नाज़रीन के सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उन्हें अभी तक कन्विक्ट नहीं किया है। लेकिन मैं आपसे अगर सबसे पहले एक बेसिक सवाल ये करना चाहूं कि हुआ क्या है पीटीवी के अंदर, ये एकदम ये जो सारी बात सामने आई है, जो स्कैंडल, अगर मैं इसको कहूं, इसका लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं, ये जो सामने आया है, ये हुआ क्या है? आप कब से पीटीवी में काम कर रही थी? आप खुद ही जरा इसकी सारी तफसीलात बताइए। पीटीवी के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो 2003 से शुरू हुआ। पहले मैं पार्लियामेंट से प्रोग्राम करती थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहे हम लोग। 2009 में भी इन साहब के ऊपर एक केस हुआ था, वो भी मेन स्ट्रीम के एंकर्स हैं जिन्होंने किया, सारी दुनिया ने उस केस को फॉलो किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नरगिस सेठी साहिबा ने खुद इंटरवीन करके एक कमेटी बनवाई, और वहां पे भी सबूत नहीं थे, शवाहिद नहीं थे, और वो खवातीन कुछ बैकआउट भी कर गई हैं। खातून जो आज भी पीटीवी का हिस्सा है, उन्होंने माफी भी मांग ली, तो वो उस केस से बच गए। कल्चर वहां से स्टार्ट हुआ बेसिकली, अगर मैं आपसे कहूँ। ये मसला 2009 और 2010 से शुरू हुआ है। ठीक है। लेकिन जब आप एक बार बच जाते हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल था वो भी, आप अगर गूगल करेंगे, आप नेट पे जाके देखेंगे, खबरें लगी, सारा कुछ हुआ, एक इंक्वायरी बनी, उस इंक्वायरी कमेटी ने सारे लोगों से बात की। अपेरेंटली ये लगा कि वो एक खास वाक़े के रिएक्शन में केस हुआ, और मुझे भी उस वक्त यही लगा, मतलब मैं अपने किसी भी बयान से हट नहीं रही हूँ। उस वक्त मुझे भी यही लगा कि एक फॉर्मल चीज डिसाइड नहीं हो रही थी उस खातून की मर्जी के हिसाब से, और हम 10 लोगों की एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग के फौरन बाद जब उन्होंने केस किया तो यूं लगा कि शायद वो रिएक्ट कर रही हैं टूवर्ड्स दिस मीटिंग, कि उनकी मर्जी की बात नहीं हो रही। खैर, उस केस की डिटेल में जाए बगैर, ये साहब मुझे बहन कहते थे,
اور کلمہ پڑھ کے بہن کہتے تھے, اور میرے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ وہ ایکچولی مجھے بہن کہتے تھے. اور اس کے بعد اچانک سے ان کی باتوں میں ٹویسٹ آیا, ان کی حرکتوں میں ٹویسٹ آیا. اینڈ ہی ایک چھوٹا سا صرف بیسک پوائنٹ, یہ صاحب آپ ان کو رپورٹ کرتی تھی آپ کے آفس؟ جی, یہ ہمارے امیڈیٹ باس ہیں, پی ٹی وی میں ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں, لانگسٹ پیریڈ انہوں نے سرو کیا ہے. شورش کاشمیری کا نام لوگ جانتے ہیں, ان کے یہ صاحبزادے ہیں, پولیٹیکل انفلوئنس کے حساب سے اپوائنٹ ہوئے تھے, شیخ رشید صاحب کے زمانے میں آئے تھے, اور سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے شورش کاشمیری کے نام کی وجہ سے. تو ان کی باتوں میں ٹویسٹ آیا. یہ جو پہلی انکوائری تھی جب وہ کلوز ہو گئی, یہ تھوڑے سے شیئر ہو گئے, ایک نیا آپ کو ٹیگ لگا ہوا ہوتا نا کہ نہیں وہ لڑکیاں ہی فضول تھیں, اور وہ ساری کی ساری جو گن تھا, جتنا کیچڑ تھا, وہ سب ان لڑکیوں کے کردار کے حوالے سے زیادہ اچھالا گیا, جو ہمارا ایک کلچر بھی ہے. تو اس بہادری کی وجہ سے پھر انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ ہی اپنا جو رویہ ہے بالخصوص میرے ساتھ تبدیل کیا. میرے اوپر فزیکل حملہ کیا, اور اس حملے کے بعد کی جو میرے ساتھ ان کی کانورسیشن ہے وہ بھی میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے, جو میں نے انکوائری کمیٹی میں جمع بھی کروائی ہے. اور وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اگر گورنمنٹ کے لوگ ہماری بات نہیں سنتے تو پھر وہ ہم پبلک بھی کریں گے, میڈیا کے سامنے بھی لے کے جائیں گے. تو اس وقت بھی میں میڈیا کے اوپر تو نہیں آنا چاہتی تھی, لیکن جو میڈیا کے اندر میرے کولیگز تھے ان سے میری بات ہوئی تھی, بہت سارے سینئر لوگوں سے, کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ایک کیس ہوا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عورتوں کے پاس برڈن آف پروف عورتوں پہ ہے, وکٹم کے اوپر ہے, تو ثبوت نہیں تھے تو وہ بچ گئے. تو ارشد خان صاحب ایم ڈی تھے, میں ان کے پاس گئی, میں نے ان سے شکایت کی, میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا, کیونکہ اس واقعے کے بعد اور اس گفتگو کے بعد وہ جو ایک گفتگو ہوئی ان سے میری کہ آپ نے صحیح نہیں کیا, اور آپ سے میں یہ توقع نہیں رکھتی تھی, اور آپ مجھے بہن کہتے تھے, اور آپ نے یہ کیسے کر دیا. میں ان کے دفتر جانا چھوڑ گئی اور انہوں نے مجھے اسکرین پہ آنا روک دیا. یہ جو آپ کے آفیسر ہیں انہوں نے آپ کے مطابق آپ کو اسکرین پہ اس لیے لانا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی اس معاملے پہ کنفرنٹیشن ہوئی. ٹھیک ہے. آئی واز ناٹ گوئنگ آن ایئر. پھر ایک دن یہ مجھے رستے میں مل گئے, میں ٹی وی جاتی تھی بٹ میرے پاس کام نہیں تھا. ہی از دا باس, ہی ہیز ٹو اسائن. آپ کو پروگرامز بھی یہی دیتے ہیں, ٹرانسمیشن آپ نے کون سی کرنی ہے, آپ کتنے بڑے اسٹار ہیں نہیں ہیں. ہی تھنکس اینڈ ٹل ناؤ ہی ایکچولی بلیوز کہ ہی از دا اسٹار میکر, اور انہی سے اگر آپ اچھے تعلقات میں ہوں گے اور ان کی ساری فضول اچھی بری سب باتیں مانیں گے تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. یہ پی ٹی وی میں اسی طرح ہی تھا, یہ کلچر یہی ہے کہ اگر میں نے انہی کے موجودگی میں جوائن کیا تھا پی ٹی وی مجھے لے کے آئی تھی شاہینہ انور صاحبہ, کنٹرولر تھیں, میں صحافی تھی, فیلڈ میں کام کری تھی, پارلیمنٹ کی بیٹ کرتی تھی, ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اتنا اچھا بولتی ہیں, آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں آتی. تو دس از ہاؤ آئی ایکچولی جوائن پی ٹی وی. اور آپ کو آف ایئر کر دیا گیا, اس کے مجھے آف ایئر کر دیا گیا. پھر مجھے تھریٹن بھی کیا گیا, یہ کہا گیا کہ آپ کام نہیں کریں, کام آپ مجھے نہیں دے رہے اور آپ ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کام نہیں کر رہے, اور ایم ڈی ان لوگوں کی فہرست مانگ رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے تاکہ ہم ان کو فارغ کریں. پھر میں ایم ڈی صاحب کے پاس گئی اور میں نے ان کو کہا جی کہ ایک آکورڈ سچویشن ہے, پہلے بھی عورتوں پہ بہت کیچڑ اچھلا, اور میں نہیں چاہتی میری فیملی اس طرح کی کسی سچویشن کو فیس کرے. آپ چھوٹے بھی ہوتے ہیں, شاید آپ کو ڈر بھی بہت ہوتا ہے, آپ اتنے مضبوط بھی نہیں ہوتے خاص ایج میں کہ آپ کو لگے کہ آپ یہ سارا سوشل پریشر جو آج بھی میں فیس کر رہی ہوں, یہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہوں, میرے لیے یہ ساری چیزیں دہرانا بھی بڑا مشکل ہے. میں نے اپنی ساری فیملی کو کانفیڈنس میں لیا, میرے لیے وہ بھی بڑے مشکل مرحلے تھے, لیکن وہ سارے مرحلے میں نے پار کیے. تو ارشد خان صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں, بڑے اچھے ایم ڈی تھے وہ, انہوں نے ساری بات سنی. انہوں نے کہا میں بالکل سمجھتا ہوں, مجھے احساس ہے یہ کتنا مشکل کام ہے, اور آپ بالکل فکر نہیں کریں, میں یہ کنوے کروں گا ایک آفیشیل طریقے سے, ان کو شٹ اپ کال بھی ملے گی اور آپ کام بھی کریں گی, اور آپ کو عزت سے کام کرنے دیا جائے گا, کوئی تنگ نہیں کرے گا. ایک میٹنگ ہوئی جس میں خواتین اینکرز کو ان کے ساتھ بلایا گیا, کچھ پروڈیوسرز بھی تھیں خواتین, اور ارشد خان صاحب نے بڑے بے لاگ طریقے سے بتایا جی کہ یہاں کسی خاتون کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا, کسی کو ہراساں کرنے کی بات نہیں سامنے آنی چاہیے, اور میسج واز کنویڈ. لیکن وہ جو ایک ماحول تھا, ایک آدمی جو, میں یہ نہیں کہتی کہ آفس میں آپ کو کوئی ہر بندہ بہن ہی بنا لے یا بہن کی طرح ہی آپ کو عزت دے, لیکن کیونکہ وہ کہتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا, تو وہ جو ٹرسٹ کا ایک لیول تھا وہ تو بالکل شیٹرڈ تھا, اینڈ آئی واز لٹرلی اسکیئرڈ. اسی وجہ سے میں ان کے دفتر بھی نہیں جاتی تھی. دفتر نہ جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ میں اسکرین سے آف ہو گئی. خیر جب یہ ایم ڈی صاحب والا واقعہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے مجھے شیورٹی دی کہ میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا, تمہیں غلط فہمی ہے, کوئی میرے دل میں وہ نہیں ہے, میں بالکل تمہیں تنگ نہیں کروں گا, تم آرام سے کام کرو. 1 مہینہ ہارڈلی ہم نے کام کیا ہوگا اس سارے واقعے کے بعد. یوسف بیگ مرزا صاحب ایم ڈی بن کے آگے اور یہ ٹرانسفر ہو کے چلے گئے. یہ تو وہ ایپیسوڈ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. ٹھیک ہے.
जब ये चले गए तो ये एक और ऑफिस में थे, मैं इनसे कभी नहीं मिली, ये 2.5 साल तकरीबन, 2.25 साल या ही वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है। तो 2013 में ये वापस आ गए। जितना अरसा ये नहीं थे, मैं 11 बजे की स्लॉट करी थी, मैं रोजाना एक प्रोग्राम करती थी, कोई तंग नहीं करता था, माहौल भी ठीक था, सारा काम भी चल रहा था। 2013 में आते इन्होंने सबसे पहले मेरा प्रोग्राम बंद किया, और मुझे, क्योंकि इनके जहन में ये था कि वापस नहीं आई मैं, जब इन्होंने पहली बार ये हरकत की तो मुझे बार बार इनकी तरफ आना चाहिए था, और मैं तो इनको शट अप कॉल दे के और ये बता के कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, और ये मेरी इनसे बात हुई है और वो बात ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास मौजूद है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं पीटीवी छोड़ के चली जाऊंगी, ये कोई तरीका नहीं है, मैं इज्जत से काम करने के लिए आई हूँ। तो इन्होंने वो मेरी स्लॉट खत्म कर दी और फिर मुझे इन्होंने फोर्स करते हैं आप कि आप वापस आए, मुझसे पूछें कि मैं क्या काम करूंगी, मेरा कैसा प्रोग्राम होगा। नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लें। 2002 से मैं पार्लियामेंट कवर करती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा वो सारा करियर है जो मैंने गुजारा है। तो आप मुझे कहते हैं कि तुम नए लोगों को बुलाओ, सियासतदानों को मत बुलाओ, तुम कुछ और तरह का काम करो, और आप मुझे बार बार पुश कर रहे हैं, और साथ साथ में ये भी कर रहे हैं, आप मुझे मुंह से कहते हैं कि मैं तुम्हें तंग मुझे, अगर इसको मैं सारे मामले को, अभी तक आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ब्रेकेज फिर कहां जाके आता है? अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बात को जल्दी रैप अप करें तो कहां पे जाके वो पॉइंट आता है जहां पे ब्रेकेज हुई है? देखिए 2015 में मैं अपनी बल्कि 14 में मालिक साहब आए, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफी थे, वो एमडी बन के आए, मैं उनके पास गई कि मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। सिर्फ काम ना करने देना इज क्योंकि बॉस है तो वो ये कह सकते हैं कि मैं नहीं समझता कि ये काम कर सकती है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने कोशिश की कि जिस जगह पे मुझे स्पेस मिल रहा है मैं उसी डोमेन में जाके काम कर रहा हूँ। मैं खुद अदर देन टीवी में बहुत सारा सोशल एक्टिविज्म करती हूँ, सो मेरे लिए सोशल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन। लेकिन मसला ये था कि वो जो हरकतें थी साथ वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी, उनकी एडवांसमेंट बढ़ती जा रही थी, वो बार बार तकाजा करते थे। फिर उन्होंने एक तो एक उनके ऑफिस में एक साइड ऑफिस है, वो हर बार आपको अगर आपके साथ प्रोग्राम की बात करनी है तो वो कहते थे कि आप यहाँ आ जाइए, और मेरा तो तजुर्बा बहुत गलत था, और वो तजुर्बा बार बार साबित भी हुआ कि ऐसी ही हरकतें करते हैं, आपसे बेहुदा मजाक भी करते हैं, आपको हाथ लगाने की कोशिश भी करते हैं। बहुत बार उनको पब्लिकली इसके ऊपर सनब भी किया गया, मेरी तरफ से भी किया गया, बावजूद ये काम होता रहा। मालिक साहब ने मुझे अश्योरिटी दी थी कि आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तंग किया। फिर मैं अपनी खवातीन एंकर्स के पास गई, पहली बार मैंने एक्चुअली ऑफिस में किसी को बताया था कि ये फिजिकल हमले हैं, ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, और जिस तरह आपसे कुछ देर पहले तंजीला ने बात की कि इन्होंने साथी एंकर्स के साथ भी गुफ्तगू की इस सारे मामले के अंदर, पीटीवी के एक और एंकर यशफीन जमाल साहबा वो भी टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनका वर्जन क्या है सारे मामले के ऊपर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे तंजीला मजहर, इस वक्त मेरे साथ ही पीटीवी के एंकर हैं, मौजूद हैं, और पीटीवी में इनके मुताबिक इनके अफसर की जानिब से इन्हें जो हरासा करने का इल्जाम लगाया गया है उसकी तफसीलात से वो आगाह करी थी। तंजीला, मामला कहां तक पहुंचा हुआ है, क्या मजीद तफसीलात हैं इस पे? मैं आखिर में सिर्फ दो बातें कहना चाहती हूँ। हमारे पास जो ऑफिस का एनवायरनमेंट इन साहब ने बना दिया खवातीन के लिए बिलखुसूस, वो ये था कि आप 8 से 10 घंटे बैठेंगे दफ्तर में, मेरे सामने बैठेंगे तो आपको काम मिलेगा। तो जो मेरा जाती तजुर्बा था उसकी बुनियाद पे मेरे पास दो ऑप्शंस होते थे। कभी कभी वो कुछ सोशल एक्टिविटीज जिससे सारे लोगों के बीच में बैठते हुए मुझे लगता था कि मैं सिक्योर हूँ और मैं काम भी कर सकती हूँ, ये स्पेस है मेरा, मैं उसको अवेल करती थी, जिसको अभी वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप तो इनसे मिल भी नहीं थी। मैंने सोशली बायकॉट उनको कहीं नहीं किया। मैं 3 MDs के पास गई हूँ, इमरान गर्देजी साहब के पास भी गई हूँ उनके खिलाफ, मालिक साहब के पास भी और अरशद खान साहब के पास भी। मैं ये यशफीन साहिबा और बाकी जो एंकर्स हैं खवातीन, दोयत, शफके हिरा और समीना वकार, उनके पास भी मदद के लिए गई। फिर मैं पीटीवी छोड़ के चली गई, फिर मैं वापस आई। मामला अब ये है कि वो बेहुदगी की जो इंतहा हो सकती है ऑफिस एनवायरनमेंट में उससे ज्यादा क्रॉस कर गए हैं। वो बहुत बहादुर हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी पुष्पनाई कौन करता है, लेकिन कोई तो है जो पुष्पनाई करता है। ठीक है। यशफीन जमाल ये भी पीटीवी के एंकर है, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यशफीन। जी मंसूर। यशफीन, ये मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू तंजीला की आपने भी अभी सुनी, ये जो कुछ भी कह रही हैं आपको भी इस किस्म के वाकयात का ही सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं तंजीला की बात से ही बात को आगे बढ़ाऊंगी और जोड़ूंगी। जो इन्होंने वर्क एनवायरनमेंट के हवाले से बात की है, इस कदर ये बेहूदगी का इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वल्गैरिटी की उन्होंने बात की। जो वर्क एनवायरनमेंट है वहां पर मंसूर वो नाकाबिले बयान है। जो लोग उस वर्क एनवायरनमेंट के साथ कंप्लाई नहीं करते, जो लोग वहां पर अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं करते कि वो उस बेहुदा गुफ्तगू को सुनने के लिए तैयार हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और जैसे तंजीला ने कहा कि खवातीन के लिए तो बिलखुसूस कि वो
9-9, 10-10 घंटे उन साहब के दफ्तर में बैठने के लिए तैयार हैं, उनको शाम को काम करने के लिए कोई स्पेस उस दफ्तर में नहीं दी जाती। और मैं तो बराह रास्त इसी चीज की विक्टिम हूँ कि पहले इनिशियली ताल्लुकात मामलात बेहतर थे, शायद उसमें हमारे कुछ हायर अप्स का भी हाथ था, एमडी साहब थे वहाँ पे उस वक्त, एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी, मेरी वो इसलिए बिहेव करते थे। और तंजीला ने मालिक साहब के आगे शिकायत भी की थी, प्रॉब्ली वो भी एक रीजन था कि वो कुछ थोड़ा सा हमारे लिए मामला ठीक था। लेकिन उसके बाद तो सिचुएशन ये है मंसूर कि मैं प्राइम टाइम का 8 बजे का प्रोग्राम करती हूँ एंड आई डू नॉट हैव अ सिंगल पर्सन टू वर्क विद, क्योंकि मैं वहां पे 10 घंटे उनके दफ्तर में जाके बैठने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम उस चीज को रेजिस्ट करते हैं। वो जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो तंजीला भी आपके साथ मौजूद है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि शायद वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ इवन रिपोर्टिंग इट। तो मामला तो वहां पर इस कदर खराब है, नॉन कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट है फॉर विमेन खास तौर पे। यू कैन नॉट जस्ट वर्क देयर एंड ऑपरेट देयर विद डिग्निटी। अगर आप वहां पे सुकून से बैठ के काम करना चाहते हैं और आप कंप्लाई नहीं करना चाहते उनके तरीकाकार से, तो आपके लिए वहां पे काम करने की स्पेस नहीं छोड़ी है उस वक्त। ठीक है, ठीक है। तंजीला, आपने इस मामले के ऊपर एक ट्वीट भी की थी, आपने कहा कि आपने जो कंप्लेन की थी इस सिलसिले में और उसकी हियरिंग के ऊपर जब आप गई तो आपको ये कहा गया कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप नौकरी छोड़ देती। वो वाकया क्या था, जरा कुछ बताएंगे? हरासमेंट कमेटी एक बनी है इंटरनल, आपको पता है कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट है, उस एक्ट के तहत वो कमेटी बनी और उस कमेटी ने 30 दिन में रिपोर्ट देनी थी, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी और 1 दिसंबर को शायद वो इनिशिएट हुआ था सारा मामला और हमने एक रिटन कंप्लेंट दी थी, मैंने और यशवीन ने इकट्ठे। साथ में हमारे कोई 12-13 प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें एक दो खवातीन भी हैं, उन्होंने एज विटनेस साइन किया था उस सारी चीज को। ठीक है। उस कमेटी की हॉस्टिलिटी ये है कि उन्होंने सारे प्रूफ्स देखे, वो तमाम प्रूफ्स जिसमें वो लोग जो अभी मसूद शोरिफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऑडियोज भी हैं जिसमें वो कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ वो ऑफिस में हर औरत को वो हाथ लगाते हैं और मजाक में भी अगर कोई खातून आपको कह देती है। ये बड़ा हसास मामला है, क्योंकि अब मैं पब्लिक लड़ाई लड़ रही हूँ इसलिए मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ। लोग ये कहते हैं ना कि ऑफिस में होती है, मजाक भी होती है। मजाक और बेहुदगी में एक बारीक सी लाइन है, जब वो बारीक सी लाइन आप क्रॉस कर देते हैं, जैसे यशवीन के साथ भी उन्होंने किया, मेरे साथ भी किया, बहुत सारी खवातीन के साथ वो करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर सोफे पे बैठे हुए हैं उनके दफ्तर में, उनके दफ्तर के अलावा तो जगह नहीं थी बैठने की, हम सारे लोग उन्हीं के ऑफिस में बैठते थे। ठीक। अगर आप नहीं बैठते थे फिर आप काम नहीं करते थे। तो ऑफिस में वो इस तरह से बिहेव करते थे जैसे वो जाके किसी खातून की गोद में बैठने लगे हैं, तकरीबन खातून के ऊपर जाके फिर अचानक कहते थे ओहो आप बैठी हुई हैं, साइड पे हो जाए। मतलब ये रोज का वतीरा था। 8-10 मर्द हजरात भी वहां बैठे हुए होते थे, कभी 6 बैठे हुए होते थे। तो जो शर्मिंदगी है वो शर्मिंदगी बयान करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये उस इदारे की मैं बात कर रही हूँ जिससे मेरा 15 साल का, मैंने अपनी प्राइम यूथ, अपना सारा जो कैरियर है वो सब अच्छा वक्त मैंने उस इदारे में गुजारा है, तो मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। उस कमेटी ने हमें ये कहा कि अगर आपके साथ ये, उन्होंने मुझसे पूछा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, आपकी फैमिली को आपकी जॉब की जरूरत थी, आपने तो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा हुआ है, आपने किसी और सेक्शन में जाके नौकरी क्यों नहीं कर ली। उन्होंने हमें इतना ग्रिल किया। हमारी शिकायत के ऊपर बनने वाली कमेटी ने हमें कोई 6-7 बार बुलाया। यशवीन वाज इन फैमिली वे, उस क्रिटिकल कंडीशन में पिंडी से सफर करके उस कमेटी के सामने आती रही। वो साहब 4-5 हेयरिंग के ऊपर आए नहीं, उनको बुलाया भी नहीं गया, और जब वो आए हैं तो उनको नवाजने की कोशिश की जा रही है और पूरी की पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको डिफेंड कर रही है। ठीक है। यशवीन, थोड़ा सा इसमें अगर मंसूर ऐड कर जी, दूं, तो आपने प्लीज, सवाल की बात की है। जी जी जी, अगर ये सवाल की आपने बात की, तंजीला ने जिस तरह से बयान किया, वो कमेटी का जो रवैया था मंसूर, वो तो इस कदर था कि मुझसे तो ये सवाल बराह रास्त किया गया कि शरीफ खानदानों की लड़कियां घरों को चली जाती हैं जब इस तरह का एटीट्यूड फेस करना पड़ता है। तो आप तो प्राइम टाइम का प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह लेती हैं, मेन स्लॉट है आपके पास, तो फिर आपने अपना स्लॉट भी बरकरार रखा और आपने काम भी जारी रखा, तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती है। एंड देन ये जो दूसरी बात अभी तंजीला ने कही है जी कि इस चीज को हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइट करने की या यूज करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक था क्योंकि हम सोशल गैदरिंग्स में उनके साथ नजर आते थे। मुझे ये बात यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि पिछले 8-9 महीने से हम पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी इस शख्स के खिलाफ एस्केलेशन कर रहे हैं। आई रियली वांट टू आस्क दोस पीपल जो इस वक्त इन पोजीशन ऑफ पावर हैं या अथॉरिटी हैं कि 9 माह में आप लोग इस शख्स से कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप हमसे कैसे तवक्कुह करते थे कि अच्छा, यशवीन, और हम सोशल गैदरिंग में भी ना जाते। मुझे एक पॉइंट जरा बताइएगा, जिन साहब के पर्टिकुलर एक साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल पीटीवी के अपना वैसे इंटरनल एटमॉस्फेयर क्या है, किस किस्म का माहौल है वहां पर? क्या आप सिर्फ इस एक शख्स के ऊपर ही तमाम तरह इल्जामात हैं या ये दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर या दीगर अफराद भी कुछ इस किस्म के एटीट्यूड के साथ ही काम कर रहे हैं?
دیکھیے ابھی ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، سسٹر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ نیوز کا، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی معاملہ سامنے آیا تھا، اور وہاں پہ جو فیمیل نیوز کاسٹرز ہیں انہوں نے سب لوگوں نے کمپلین کیا اپنے ڈائریکٹر نیوز کے خلاف، اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے خلاف، اور وہ بھی یہی معاملہ تھا. محتسب گئی، ombudsman گئی وہ وہاں سے ان کو انصاف ملا اور وہ جیتی ہیں اس کیس کو. باقی کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ اس طرح سے کہنا میرے لیے مناسب اس لیے نہیں ہوگا منصور، بیکاز جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں میں اسی کے بارے میں بات. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یشفین جمال بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تنزیلہ بہت شکریہ. میں جانتا ہوں ان تمام سوالات کا جوابات دینا آپ دونوں کے لیے بہت مشکل تھا. نہیں، تھینک یو ویری مچ. ہم مین اسٹریم میڈیا پہ آپ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور میری کوشش تھی. ہاں یقین کریں، جو خود ہراسمنٹ ہے جس کے اوپر آپ کی پارلیمان ایک قانون بناتی ہے، تو پارلیمان عقل کل ہے نا آپ کی قوم کی، وہ اسی وجہ سے قانون بناتی ہے کہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ عورتوں کو اگر یہ جواب دیں گے کہ آپ کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان قوانین کا استعمال کر رہی ہیں، اپنا حق مانگ رہی ہیں، تو یہ زیادتی ہے. اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا. ناظرین یہاں پہ ضروری ہے ساری گفتگو کے بعد جن صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، جو میری ان سے آج فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی ٹیلی فون لائن پر آ کر اپنا ورژن دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے ہائر اپس نے انہیں منع کیا ہے، اس لیے وہ پروگرام کے اندر اپنا بیپر کے اوپر اس فون کے ذریعے اپنا ورژن نہیں دینا چاہتے. لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ میں آپ کے سامنے نریٹ کر دوں. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ دراصل میں ان کے خلاف ایک پرٹیکولر لابی ہے جو کام کر رہی ہے، اور یہ تمام کاروائی تب شروع کی گئی جب وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پہ امریکہ گئے تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ تمام تر الزامات لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک سیاسی رنگ دینے کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، مجھے صرف جاب سے ہٹانے کے لیے تمام تر میرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں پوری طرح ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں. یہ ان کا ورژن ہے، یہ ضروری تھا کہ یہ ورژن آپ کے سامنے بھی آئے. اب ایک اور سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا، ان خواتین سے میں نے یہ گفتگو کیوں کی. میں نے اب تک کسی اور پروگرام میں ان کو نہیں دیکھا تھا. ایک ٹیلی ویژن چینل جس میں پہلے میں کام کرتا تھا، اور جب وہاں سے میں نے استعفیٰ دیا اور میں چھوڑ کے جا رہا تھا، اس ٹیلی ویژن چینل کے مالک نے مجھے بلا کے یہ کہا، مجھے کوشش کی کہ آپ کی ہم سیلری بڑھا دیتے ہیں، آپ یہیں پہ رہیے، آپ مت جائیے. میں نے جب ان کو انکار کیا تو انہوں نے کہا اچھا جاتے جاتے آپ ہمیں کوئی مشورہ دے دیجئے. تو میں نے جاتے ہوئے ایک صاحب جو اس ادارے میں کام کر رہے تھے، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ وہ بھی پی ٹی وی سے آئے تھے اور اس ادارے میں کام کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ صاحب خواتین کو ہراساں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کولیگز جو ہماری کام کر چکی ہیں وہ بار بار ان کی شکایات لگا چکی ہیں، آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی، اور ہم سے بھی ذکر کر چکی ہیں، لیکن ان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ان صاحب کے خلاف ایکشن لے لیجئے، معاملہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. میں نے تو وہ ادارہ چھوڑ دیا. وہ صاحب آج بھی وہیں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ تمام تر معاملہ جو ابھی آپ کے سامنے نریٹ کیا گیا ہے، اتھارٹیز اگر چاہیں صحیح طرح اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر یہ قصوروار ہیں یا اس قسم کی کوئی کوشش ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہو، لیکن اگر وہ صاحب قصوروار ہیں تو ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات کرتے ہیں کرکٹ کی. پاکستانی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز آسٹریلیا کے خلاف 3-1 سے ہار چکی ہے. 4 ون ڈے میچز کھیلے جا چکے ہیں. ٹیسٹ سیریز پہلے ہی پاکستان ہار چکا تھا، نیوزی لینڈ کے اندر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس سارے معاملے کے اوپر مزید بات کریں گے. سابق کپتان سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کامران اکمل صاحب انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. سب سے پہلے کامران آپ بتائیے گا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آسٹریلیا میں ہمارے ساتھ، اس سے پہلے آپ بھی، مجھے وہ ٹور یاد ہے جب آپ بھی گئے تھے تو آپ کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی تھی. مسئلہ کیا ہے آسٹریلیا کے خلاف؟ آسٹریلیا میں جیتنا اتنا مشکل کام کیوں ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ موجود تھے ایک سابق کپتان. گفتگو آپ نے ان کی سنی کہ صرف اکھاڑ پچھاڑ سے کچھ نہیں ہوگا. جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے، جو پچز ہیں جہاں پہ ان لڑکوں نے پرفارم کر کے اوپر آنا ہے اور انٹرنیشنل سین پہ جا کے پرفارم کرنا ہے، وہاں پہ اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹو دا پوائنٹ میں یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملک کے مشہور سیاحتی مقام مری کے خوبصورت پہاڑوں میں ہونے والی ایک بدصورتی سامنے آئی ہے. ویژن پاکستان نامی ایک این جی او نے اپنی رپورٹ میں 1500 سے زائد ایسے بچوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے جو مری میں سخت ترین حالات میں مزدوری کر رہے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ ان بچوں سے جبری مزدوری کروائی جا رہی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 سے 17 سال عمر کے ان بچوں میں سے کم از کم 176 بچوں کو ملک کے مختلف علاقوں سے معاوضے پر خرید کر مری لایا گیا ہے. غریب اور مجبور والدین کو 15 سے 20 ہزار روپے دینے کے بعد ان بچوں کو جبری مزدوری کے دلدل میں جھونک دیا جاتا ہے. پھر انہیں تنخواہ دی جاتی ہے اور نہ ہی سردی گرمی سے بچنے کے لیے مناسب لباس. انسانی اسمگلر ان بچوں کو آپس میں خریدتے بیچتے رہتے ہیں اور غلام بنائے رکھتے ہیں.
रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि इन बच्चों की बड़ी तादाद मरी में कूड़ा उठाती है। कम से कम 330 से ज्यादा ऐसे बच्चों की निशानदेही भी की गई है जो मरी की सड़कों पर बगैर किसी वाली वारिस के सिर्फ और सिर्फ इंसानी स्मगलरों के रहमो करम पर मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि आज के इस जदीद दौर में भी पाकिस्तान में गुलामी मौजूद है और मुल्क के अंदर इंसानी स्मगलिंग भी हो रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून नुमाइंदा सहरिश वासिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वह बहुत शुक्रिया सहरिश, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी, इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि बच्चों को किन किन प्रोफेशंस में डाला जाता है, जैसे कि जारबन बेचना, अखबार बेचना, लॉलीपॉप्स बेचना, बुलबुले बच्चों के बेचना, और जो भी उनके साथ होता है वो उनको आपस में बहन भाई एक दूसरे को तस्वुर करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि एक फैमिली है, अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, जबकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते बल्कि वो उनके साथ होते हैं जो कि उनको खरीद के यहाँ बेच कर यहाँ पे गए होते हैं। और इसमें ये तो सिर्फ एक छोटा सा इन्होंने एक सर्वे किया था जिससे कि पता चला कि इतने मतलब तादाद में बच्चे वहाँ आए। हो सकता है कि इससे भी कई ज्यादा बच्चे इधर भी हों, मरी में भी हों और इसके इर्द गिर्द इलाकों में भी हों। और जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो पंजाब से लाए गए हैं मरी में, इसके अलावा केपी से भी आए हुए हैं, सिंध से कोई बच्चा यहाँ नजर नहीं आया गया। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका। नाज़रीन, सहरिश की गुफ्तगू आपने सुनी। ये रिपोर्ट इंकशाफ करती है कि ऐसे कई बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जहां पे गवर्नमेंट का पूरी तरह होल्ड मौजूद है। ये कोई इलाका गैर नहीं है, ये ऐसा सियाहती मुकाम है जहां पर हजारों की तादाद में सयाह हर रोज आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इतना बड़ा घिनौना जुर्म वहां पर हो रहा है तो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात सामने आते हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।